एसएचएम में आज हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम तुमको स्प्रिंग पेंडुलम का थोड़ा सा रिवीजन करा दें। हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्प्रिंग पेंडुलम के फॉर्मूले देख लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा दें। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें और इस मास को यहाँ पर अटैच कर दिया गया और फिर इसको हम लोगों ने इस स्मूथ सरफेस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया, ये एसएचएम हो रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है। तो अगर हम लोगों ने एसएचएम कराया तो इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√m/k, ये फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में। और अब हम लोग उसी को रिवाइज कर रहे हैं आज पहले शुरुआत में। अब अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो ये है स्प्रिंग जो कि अभी नेचुरल पोजीशन पे है। अब हम इसमें एक मास अटैच करेंगे और बहुत ही जेंटली मास को हम अटैच करेंगे। मास को हमने अटैच किया बहुत ही जेंटली अटैच करने का मतलब है कि मास को हमने यहाँ पे लगाया और अपना हाथ लगाए रखे और धीमे धीमे अपने हाथ को नीचे ले गए, और जब ये इस पोजीशन पे आ गया हमने अपना हाथ हटा लिया और ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में आ गई। ये इसका परमानेंट रेस्ट है और इस रेस्ट की पोजीशन में आने से पहले स्प्रिंग में वाई खिंचाव हो गया। ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। और परमानेंट रेस्ट वाली जगह को ही हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। तो ये बॉडी की मीन पोजीशन शो हो रही है। इस समय बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि नीचे वाला mg और ऊपर वाला ky स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि mg इज इक्वल टू ky। ओके, ये तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, और मीन पोजीशन से खींचने के, ये देखो ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन के बाद हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे और खींचकर छोड़ देंगे। तो इस पोजीशन पर आकर स्प्रिंग को माना कि हमने ये y नॉट कर लेते हैं, चलिए, तो ये y नॉट हो गया और ये y खिंच गया। तो इस समय हम लोग रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे और ये बॉडी एसएचएम करेगी। तो इस समय रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन F इज इक्वल टू पॉइंट P पर, एट पॉइंट P रेस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स होगा। और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, ये होगा ky नॉट प्लस y, है ना, क्योंकि पहले कितना खींची थी, मीन पर आने के लिए कितना खींची थी, y नॉट, और उसके बाद हमने y और खींच दिया, तो y और खींच दिया, तो ये हो गया ky प्लस y नॉट। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू होगा mg जो कि नीचे की तरफ है माइनस ky नॉट प्लस y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए mg माइनस ky नॉट माइनस ky, तो mg और ky नॉट क्योंकि पहले एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे इसलिए यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस में है, तो ये आ गया माइनस ky, f इज इक्वल टू माइनस ky। तो मीन के बाद हमने जितना खींचा f उसी y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, और ऐसे में y के बगल में जो नंबर लिखा होगा, जो चीज़ लिखी होगी, वही रेस्टोरिंग कांस्टेंट होगा। ये है रेस्टोरिंग कांस्टेंट और इसी को हम लेकर टाइम पीरियड बनाते हैं। t इज इक्वल टू 2π√m बाई रेस्टोरिंग कांस्टेंट, यानी कि 2π√m/k, ठीक है। और क्योंकि m/k को हम लोग y नॉट बाई g भी कह सकते हैं, y नॉट बाई g लिख सकने की वजह से इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, इसी से बनने वाला एक और फॉर्मूला 2π√y नॉट बाई g। तो यानी कि दो फार्मूले हो गए, एक t बराबर 2π√m/k और एक t बराबर 2π√y नॉट बाई g, ठीक है ना। ध्यान रखना कि स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कभी भी g पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर तुमको g दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये g पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर g डबल कर दिया जाएगा तो y नॉट भी, यानी कि खिंचाव भी डबल हो जाएगा। अगर g को 4 गुना कर दिया जाएगा तो ये y नॉट भी 4 गुना खिंच जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो 4 गुना बढ़ जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से टाइम पीरियड g पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड बिल्कुल वही रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और उसमें कोई मास लगाकर एसएचएम करवाया जाता है तो टाइम पीरियड t बराबर 2π√m/k होगा, यानी कि सिर्फ एक फार्मूला होगा। और अगर वर्टिकल स्प्रिंग है तो फिर उसमें अगर मास को लगाकर हमने एसएचएम कराया तो टाइम पीरियड के दो फार्मूले होंगे, t बराबर 2π√m/k और दूसरा t बराबर 2π√y0/g। यहाँ पर y0 क्या है,
जब अकेले खाली स्प्रिंग होती है और इसमें हम एक मास जेंटली अटैच करते हैं, हाथ लगाए रखते हैं और धीमे धीमे हाथ को नीचे ले जाते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हाथ नीचे आ जाता है और मास वहीं रुक जाता है, यानी कि ये ब्लॉक का परमानेंट रेस्ट की पोजीशन है और इसी पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। और मीन तक आने में स्प्रिंग जितना खिंचती है, मीन तक आने में स्प्रिंग जितना खिंचती है, उसी खिंचाव वाली दूरी को हम लोग कहते हैं y0, और टाइम पीरियड का फॉर्मूले में उसी को यूज़ करते हैं, T=2π√y0/g। अब बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन की। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, ठीक है। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस पर हम एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है ना, ये नेचुरल लेंथ है इसकी। इसके बाद इसमें हमने एक मास को जेंटली अटैच किया और मास को जेंटली अटैच करने की वजह से ये मास थोड़ा सा खिंचा। हाँ, यहाँ पे हमने मास लगाया और हाथ को धीमे 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 नीचे लेकर आए और एक ऐसी सिचुएशन आई जब हाथ तो हट गया और मास वहीं पर रुक गया। ये इसका परमानेंट रेस्ट पोजीशन है। परमानेंट रेस्ट पोजीशन को ही हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पर बॉडी परमानेंट रेस्ट पर रहती है। और अब इस समय क्या होगा कि इस तरफ जो फोर्स होगा दैट इज़ mg sin थीटा, और इस तरफ जो फोर्स होगा उसको लिखने के लिए पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मीन स्प्रिंग कितना खींच कर रुक गई है। तो माना कि ये डिस्टेंस y0 है, जैसा कि पहले हम लोगों ने यहाँ पर y0 माना था, वैसे हम लोगों ने यहाँ पे y0 माना। तो इस तरफ जो फोर्स होगा दैट विल बी kx। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे मीन पर हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये होगा mg sin थीटा इज इक्वल टू ky0, ठीक है ना। ये मीन पर इक्वेशन है, साफ लिखा हुआ है, मीन पर इक्वेशन बनाई गई है। तो क्या तुम समझते हो कि अब बॉडी इस पोजीशन पर रखी रहेगी और एसएचएम करेगी, बॉडी इसी पोजीशन पर रुकी रहेगी, वो एसएचएम नहीं करेगी। अगर हमें एसएचएम कराना है तो हमें बॉडी को मीन के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और हमने बॉडी को मीन के बाद डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? माना कि मीन के बाद y डिस्प्लेस किया। तो अब इस पॉइंट P पर रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मीन पर दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे, लेकिन मीन के आगे या मीन के पीछे फोर्सेस बैलेंस नहीं करेंगे, बल्कि नेट फोर्स जनरेट होगा। तो P पर रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ mg sin थीटा, ठीक है ना, नीचे की तरफ mg sin थीटा और ऊपर की तरफ ky0 प्लस y, ठीक है ना। तो ये हुआ mg माइनस ky0 mg sin थीटा, ये mg नहीं भाई, mg sin थीटा माइनस ky0 प्लस y, इट बिकम mg sin थीटा माइनस ky0 माइनस ky। तो ये दोनों फोर्सेस क्योंकि मीन पर बैलेंस हो रहे थे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और फिर से हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू माइनस ky, और y मीन के बाद जितना खींचते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता होनी चाहिए कि मीन के बाद हम एसएचएम कराने के लिए बॉडी को जितना खींच कर छोड़ते हैं वही बॉडी का एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पर इस तरीके से एसएचएम करेगी। देखिए यहाँ से ये जाएगी, फिर इतना नीचे, फिर उतना ऊपर, उतना नीचे, मीन के इस प्रकार से मीन के बाद जितना भी हम लोग खींचते हैं उसी को हम लोग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये मास m है, ये मीन है। मीन के बाद जितना खींचते हैं, मीन के बाद हमने बॉडी कितना खींचा y, तो इसी y को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो बॉडी अब क्या करेगी? बॉडी अब यहाँ से ऊपर जाएगी मीन पर, और फिर मीन के भी ऊपर जाएगी उतना ही बिल्कुल, और फिर वो नीचे आएगी, और फिर वो ऊपर जाएगी, और फिर वो नीचे आएगी। ये देखिए ये है मीन पोजीशन M, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ भी वही पोजीशन है। मीन के बाद जितना हम खींचेंगे वही बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि यही जो y है यही बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना। और जब बॉडी को छोड़ देंगे तो बॉडी यहाँ से मीन, और मीन से फिर अंदर, और फिर मीन, और फिर बाहर, फिर मीन, और फिर अंदर, और फिर मीन, फिर बाहर। ये पोजीशन मीन पोजीशन, ऊपर लिखा भी हुआ है मीन पोजीशन। ये इस प्रकार से सिस्टम होगा। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा?
वो ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के होगा, ठीक है ना, वही फार्मूला रहेगा। y के बगल में जो नंबर होगा वही रेस्टोरिंग कांस्टेंट होगा और t के बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये बात ध्यान से देखिए कि m बाई के इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन जी साइन थीटा, ये वाई नॉट है, m बाई के इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन जी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के की जगह पर वाई नॉट अपॉन जी साइन थीटा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बॉडी स्प्रिंग लगाकर उसमें एक बॉडी जोड़ी जाएगी और उसको एसएचएम कराया जाएगा तो दो फार्मूले होंगे। पहला फार्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के और दूसरा फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट अपॉन जी साइन थीटा। यहाँ पर वाई नॉट क्या है, वाई नॉट क्या है, तो ये स्प्रिंग नेचुरल है, अभी बिल्कुल खिंची या दबी नहीं है। इस पर हमने कोई मास जेंटली लगाया, मास लगाया और हाथ लगा के धीमे धीमे उसको नीचे लाए। जब धीमे धीमे नीचे लाए तो एक ऐसी सिचुएशन आई जब हाथ यहाँ से हट गया और मास वहीं पर रुक गया, उसी पोजीशन को हम मीन कहते हैं। और मीन तक आने के लिए स्प्रिंग जितना खिंच जाती है उसी डिस्टेंस को हम लोग वाई नॉट कहते हैं। और ये वाई नॉट अगर सवाल में दिया हो तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट अपॉन जी नहीं बल्कि जी साइन थीटा। यानी कि अगर हॉरिजेंटल स्प्रिंग सिस्टम है और बॉडी को एसएचएम करवाया जा रहा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अगर वर्टिकल स्प्रिंग सिस्टम है और बॉडी को उसमें लगा कर एसएचएम कराया जा रहा है तो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, साथ ही साथ t बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट बाई जी। और अगर इंक्लाइन प्लेन पर स्प्रिंग लगाकर किसी बॉडी को लगाकर स्प्रिंग लगाई, फिर बॉडी लगाई और फिर बॉडी को हमने एसएचएम कराया तो टाइम पीरियड के भी दो फार्मूले होंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई नॉट अपॉन जी साइन थीटा। ये तो हमने रिवाइज करा दिया। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो उसकी लेंथ के इन्वर्सली होता है। यानी कि अगर हम एक बड़ी स्प्रिंग को जिसका लेंथ l है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है उसको कई छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, ठीक है ना, कोई बड़ा कोई छोटा, इस प्रकार से कई भागों में बांटेंगे तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट k1, k2 और k3 होंगे। और ये क्योंकि लंबाइयाँ पूरे से कम हैं इसलिए ये जो भी k1 होंगे, k1 भी k से बड़ा होगा, k2 भी k से बड़ा होगा और k3 भी k से बड़ा होगा। और वो कितना होगा, k1, k2, k3 तीनों ही k से बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना देखिए, फिर हम क्वेश्चन लगवाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सीरीज और पैरेलल की बात और कर लें तब क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से कि अगर दो स्प्रिंग्स को सीरीज़ में लगाना है तो तरीका ये है। चलिए पहले पैरेलल बता देते हैं। पैरेलल में लगाना है तो दोनों स्प्रिंग की एक जगह पर फिक्स करेंगे और दूसरे सिरे पर एक कॉमन मास लगा देंगे। इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन K1 और K2, ठीक है ना। इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि एक स्प्रिंग को हमने ये लगाया, स्प्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे मास लगाया और दूसरी स्प्रिंग को यहाँ उसी मास से जोड़ा और उसको यहाँ पे लॉक कर दिया, फिक्स कर दिया, ये K1 और ये K2। या फिर एक और तरीका हो सकता है, वही हॉरिजेंटल में भी हो सकता है कि एक स्प्रिंग को एक तरफ फिक्स किया और एक तरफ मास लगाया और फिर स्प्रिंग लगाई और फिर उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। ये पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और ये दूसरी का स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी कि पैरेललिटी की पहचान क्या है कि जब स्प्रिंग का एक सिरा एक रिजिड जगह पर लगा होगा और दूसरा सिरा एक कॉमन मास से जुड़ा होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल में हैं। यहाँ भी वही बात है, दोनों स्प्रिंग के एक सिरे रिजिड दीवार पर बंधे हैं, देखो रिजिड दीवार पर बंधे हैं और दूसरे सिरे इस कॉमन मास m से जुड़े हुए हैं। इसे हम लोग देखने में लगता है कि ये सीरीज़ है, पर ये सीरीज़ नहीं बल्कि पैरेलल है। यहाँ भी वही बात है, ध्यान से देखो तो ज़रा कि दोनों स्प्रिंग के एक सिरे दीवार पर कसे हुए हैं और दूसरे सिरे एक कॉमन मास m से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों स्प्रिंग भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट के होता है जिसको हम लोग इफेक्टिव के कहते हैं, कि इफेक्टिव जो होता है वो सिंपली K1 प्लस K2 होता है। अब बात कर लें जल्दी से सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब है स्प्रिंग एक के बाद एक लगी हों, एक स्प्रिंग ये वाली, फिर यहाँ से दूसरी स्प्रिंग देखो ये, और उसके बाद एंड में मास लगाओ, तो इसे हम लोग कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये वर्टिकल में है और हॉरिजेंटल में भी वही बात है कि एक स्प्रिंग K1 वाली और उसके बाद दूसरी स्प्रिंग स्टार्ट हो गई, ये है K2 वाली, और यहाँ पर एक मास एंड में लगा होगा। तो इस
इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में के नेट यानी कि के इफेक्टिव विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला 1 के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 K1 प्लस 1 K2, ठीक है ना, जिसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कभी कभी के इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अगर 2 स्प्रिंग सीरीज़ में है तो ये फार्मूला काम कर जाएगा, लेकिन अगर 3 स्प्रिंग सीरीज़ में है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम लोग को ये वाला फार्मूले से सवाल लगाना पड़ेगा। अगर 3 स्प्रिंग सीरीज़ में है तो के इफेक्टिव यानी कि नेट इज इक्वल टू 1 K1 प्लस 1 K2 प्लस 1 K3 करके हम के इफेक्टिव निकालेंगे। और फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जो मास लगा है वो, और नीचे के इफेक्टिव लिखकर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो टाइम पीरियड निकाल के 1/T कर देंगे, और अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो 2 पाई बाई T करके एंगुलर फ्रिक्वेंसी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और ये फार्मूला आने का बेसिक क्या है, क्योंकि के इज इक्वल टू होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये डेफिनेटली बहुत काम आती है, ये बहुत ज़्यादा ही काम आती है, और लोग इस बात को भूल जाते हैं। लोग टाइम पीरियड को खूब ध्यान कर लेते हैं, खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं, पैरेलल और सीरीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर वो स्प्रिंग पेंडुलम के एसएचएम करती हुई बॉडी की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं याद रखते, और इससे कई सवालों को एंड तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। एक तो ये बात हमने एक्स्ट्रा बता दी, और इसके अलावा एक बात और हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करना चाहिए कि अगर किसी स्प्रिंग में कोई मास लगा हुआ है, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई के। तो अगर मास कांस्टेंट रखा जाए तो टाइम पीरियड अंडर रूट के इन्वर्सली होता है। ये बात भी काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होती है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंडर रूट के है वो T के इन्वर्सली है, यानी कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। ये जानकारी भी काफ़ी क्वेश्चंस में काम आती है, ठीक है ना। अब हम लोग पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे चलते हैं। ये सब देख लिया ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M बाई के, तो T अंडर रूट के इन्वर्सली, तो अंडर रूट के T के इन्वर्सली। डेफिनेटली ये जो बातें अभी हुई थी ऊपर वो काम की हैं, और अब ये बातें भी काम की हैं। T बराबर 2 पाई अंडर रूट M बाई के, तो T इन्वर्सली टू अंडर रूट के, तो अंडर रूट के इन्वर्सली टू T, यानी K इन्वर्सली टू T स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब देख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है कि जब किसी स्प्रिंग में एक मास M लगाया गया तो टाइम पीरियड T1 था। जब दूसरी स्प्रिंग में वही मास लगाया गया, हाँ ये दूसरी स्प्रिंग है, देखो K2 लिख दिया ना, तो टाइम पीरियड T2 है। तो अगर इन दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाया जाए और सेम मास अटैच किया जाए, कॉमन करके सेम मास अटैच किया जाए, तो टाइम पीरियड कितना होगा। अब इन सवालों को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम ये देखते हैं कि पैरेलल में जो K होता है वो K1 प्लस K2 होता है, ठीक है ना, और हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि K और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, यानी कि K इज इक्वल टू C बाई T स्क्वायर, जहाँ पर C कोई कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया और इक्वल टू लगा दिया, तो K इज इक्वल टू C बाई T स्क्वायर। तो ये इफेक्टिव K की जगह पर हम C बाई T स्क्वायर लिखेंगे, जबकि K1 की जगह पर हम C बाई T1 स्क्वायर और K2 की जगह पर C बाई T2 स्क्वायर लिखेंगे। तो C तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई T स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पर तुम तो अच्छी तरह जानते हो क्या आएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और इस तरीके से T इज इक्वल टू T1 T2
अपॉन अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट है। कभी कभी ऑप्शन में ये रिजल्ट लिखा होता है, अच्छी बात है कि T और T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, और कभी कभी उसको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट लिखा होता है। दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल सेम हैं, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर इन्हीं दोनों को सीरीज़ में लगाया जाए और वही मास लगाया जाए तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो चलिए इन दोनों को हम सीरीज़ में लगा देते हैं। ये फर्स्ट स्प्रिंग और ये सेकेंड स्प्रिंग, और हमने ये मास अटैच कर दिया m, ठीक है ना। तो सीरीज़ में एक्चुअली 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि k इफेक्टिव की जगह पर हम लिखेंगे c/t स्क्वायर, और k1 की जगह पर c/t1 स्क्वायर, और k2 की जगह पर c/t2 स्क्वायर। तो कितना सिंपल रिजल्ट, कितनी जल्दी आ गया है सीरीज़ वाला। t स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। कभी कभी ऑप्शन में ये होता है, और कभी कभी ऑप्शन में अंडर रूट लगा के T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर करके भी आंसर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी थोड़ा सा ये सीखा कि अगर दो इंडिविजुअल स्प्रिंग्स में मास लगाया जाए और टाइम पीरियड T1 T2 हो, तो उनको सीरीज़ में, उनको पैरेलल में लगाने से टाइम पीरियड का फार्मूला 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर होगा, और उनको सीरीज़ में लगाने पर टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी। अब हम लोग कुछ दूसरे और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है, हाँ एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की लंबाई L है और इसको स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इस स्प्रिंग को दो भागों में बांट दिया गया, और एक ही लेंथ L1 और L2 लेंथ, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 हमको फाइंड करना है, जबकि L1 और L2 का रेशियो 2:3 है। अगर L1 और L2 का रेशियो 2:3 हो तो हमें K1 फाइंड करना है, K2 फाइंड करना है। साथ ही साथ हमको ये भी फाइंड करना है कि अगर पहले वाली स्प्रिंग जो K1 वाली है, पहले पार्ट वाली स्प्रिंग में कोई मास m लगाया जाए तो उसका टाइम पीरियड T1 क्या होगा, और दूसरी वाली में अगर वही मास लटकाया जाए तो K2 वाले में, तो इसका टाइम पीरियड T2 क्या होगा। हमें ये सब चीज़ें भी इस क्वेश्चन में समझनी भी है और सॉल्व भी करनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से बात को सुनिए, क्योंकि K L के इन्वर्सली होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा K होगा वो C/L होगा, जबकि जो K1 होगा वो C/L1 होगा, ठीक है ना, और जो K2 होगा वो C/L2 होगा, ठीक है। C/L2, एक सेकेंड, ये C/L1 और K2 C/L2, ये हमारे पास तीन छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, और इनकी हेल्प से हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि K1/K किया, तो K1/K मतलब L/L1। अब L को कितना लिखें और L1 को कितना लिखें, ये देखिए कितने हिस्से हैं, ये पूरे हो गए 5 पार्ट, 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। अब तुम कहोगे नहीं 2 ही पार्ट हैं, भाई ठीक है 2 पार्ट हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का टोटल कितना है 5, 2:3 मतलब 5, यानी कि 5 हिस्से किए गए और 2 हिस्सों से एक स्प्रिंग बनाई गई और 3 हिस्सों को जोड़कर दूसरी स्प्रिंग बनाई गई। ये इसका मतलब होता है। पूरे 5 पार्ट हैं, 5 में से 2 पार्ट L1 के बराबर हैं और 3 पार्ट L2, हाँ 2 पार्ट का टोटल है वो L1 है, और 3 पार्ट का जो टोटल है वो L2 की लंबाई के बराबर है। तो यानी कि L की जगह पर हम 5 लिखेंगे और L1 की जगह पर हम 2 लिख देंगे, यानी कि हमको रिजल्ट मिल गया K1 इज इक्वल टू 5K/2। इसी प्रकार से अगर हम लोग थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करें तो K2/K इज इक्वल टू L/L2। तो L को हम 5 हिस्से, और हाँ L जो है वो 5 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें 2 हिस्से L1 और 3 हिस्से L2 के हिस्से में आए। तो L की जगह पर 5 और L2 की जगह पर 3 करेंगे, तो यहाँ से K2 इज इक्वल टू 5K/3 आया। तो यहाँ से हम लोग कम से कम K लिखने का शॉर्टकट तो सीख ही सकते हैं। K लिखने का शॉर्टकट क्या है वो ध्यान से देखना ज़रा।
के लिखने का शॉर्टकट ये हुआ कि अगर एक स्प्रिंग को दो भागों में बांटा गया और एक को और दोनों का रेशियो 2:3 है, तो इस हिस्से का K1 अगर लिखना है तो तुम क्या करना कि दोनों रेशियो का ऐड जो होगा वो लिख देना 5, और नीचे इसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 2 की है, तो 2 लिख देना और K कर देना। तो इतना सब काम नहीं करना पड़ेगा। K2 लिखना है तो टोटल हिस्से बताओ 5, और K2 वाले को कितने मिले, 3, तो 5/3 कर देना और K कर देना। ये K1 और K2 लिखने का बिल्कुल वेरी शॉर्टकट, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो T1 = 2 पाई √m/K1 और K1 की वैल्यू पुट करिए तो 2 पाई √m/K1 की वैल्यू है 5K/2, 2 चला गया ऊपर, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट आया √2/5 और आगे 2 पाई √m/K, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उस समय का टाइम पीरियड जब स्प्रिंग को काटा नहीं गया था। तो T1 और T में रिलेशन आ गया √2/5T। इसी प्रकार से T2, इसको देखो यहाँ देखो, हाँ इस वाले का टाइम पीरियड T2 कितना होगा, बाय द फॉर्मूला 2 पाई √m/K2 और K2 की वैल्यू पुट करो तो 2 पाई √m/K2 की जगह पर 5K/3 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से टाइम पीरियड तो आ ही गया, ये देखो ये आ गया था। और अब अगर इसको हम T से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम √3/5 को बाहर ले लेंगे और फिर यहाँ पर 2 पाई √m/K कर देंगे, और ये उस समय का टाइम पीरियड है जिस समय स्प्रिंग को काटा नहीं गया था, यानी कि √3/5T होगा। आप समझ पा रहे हैं T कब का टाइम पीरियड है। T उस समय का टाइम पीरियड है जिस समय स्प्रिंग को काटा नहीं गया था और मास m उसमें लटका के इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया गया था। T1 छोटे वाले एक पार्ट का टाइम पीरियड और T2 दूसरे पार्ट के लिए टाइम पीरियड के बराबर है, ठीक है ना। तो अब टाइम पीरियड लिखने का भी कोई शॉर्टकट मेथड होना चाहिए। तो अगर हमें T1 लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसका जो पार्ट है वो लिखेंगे √2 अपॉन टोटल कितने पार्ट हुए बताइए 5, और T कर देंगे, T का मतलब है 2 पाई √m/K। और अगर हमें सेकेंड वाले का T2 लिखना है तो वहाँ भी यही मेथड है। हम सेकेंड वाले की जो हिस्सेदारी है देखो कितनी है, सेकेंड वाले की हिस्सेदारी 3 है ना, तो 3 लिखेंगे अपॉन टोटल पार्ट्स जो हैं वो लिखेंगे। टोटल पार्ट मतलब 2 और 3 का टोटल यानी कि 5, और T करेंगे। और बार बार बोल रहे हैं कि T किस समय का टाइम पीरियड है, T उस समय का टाइम पीरियड है जब स्प्रिंग को काटा नहीं गया था, और T = होगा 2 पाई √m जो मास लटकाया गया ये m, और बाई K, यहाँ पर K इस पूरी फुल स्प्रिंग का टाइम पीरियड है, और K1 L1 वाले का टाइम पीरियड है, और K2 L2 वाले का टाइम पीरियड है। इस प्रकार से K1, K2 और T1, T2 लिखने का ये नीचे शॉर्टकट मेथड तुम लोगों को ज़रूर से ज़रूर सीख लेना चाहिए। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दें और फिर इस बात को हम लोग डिस्कस करें कि ये एग्जाम्पल देखना जरा कि एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और अब इस स्प्रिंग को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, एक L1 और दूसरे पार्ट की लंबाई है L2, ठीक है ना। और L1 और L2 का रेशियो मान लीजिए कि 3:5 है, तो हमें छोटे वाले का K1 और बड़े वाले K2 का को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। साथ ही साथ हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि अगर एक मास को L1 वाले पार्ट से जोड़कर एसएचएम कराया जाए, ठीक है ना, और एक मास को L2 वाले पार्ट से जोड़कर एसएचएम कराया जाए तो टाइम पीरियड क्या होंगे, ठीक है ना। ये L1 वाला जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ये L2 वाला जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो इन दोनों के टाइम पीरियड T1 और T2 भी हमें
जल्दी से जल्दी लिखने हैं, शॉर्टकट मैथड से लिखने हैं तो शॉर्टकट मैथड, एग्जाम में तो शॉर्टकट मैथड लगाया जाना चाहिए। और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए फुल मैथड, जैसा हमने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, फुल मैथड भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए तो हमेशा शॉर्टकट मैथड का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए भाई, तो अब हमें K1 लिखना है। तो K1 बताइए टोटल हिस्सेदारी कितनी है। इस पूरी लंबाई को, इस पूरे स्प्रिंग की लंबाई को 2 भागों में बांटा गया। L1 और L2 में L1 और L2 का रेशियो 3:5 है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, ये हो गए टोटल 8 पार्ट्स, ठीक है ना। तो 8 पार्ट हो गए, तो टोटल पार्ट लिख दो 8, और L1 वाले की कितनी हिस्सेदारी है 3, तो 3 लिख दो और K कर दो, ये हो गया K1। अब K2 लिखना है, पहले टोटल पार्ट लिखो ऊपर और इसकी हिस्सेदारी बोलो 5। हाँ, दूसरे वाले L2 वाले की जो हिस्सेदारी है वो लेंथ में कितनी है, 5 हिस्से की है, और टोटल पार्ट कितने हैं 8, तो 8 टोटल पार्ट अपॉन इसकी हिस्सेदारी 5 इंटू K कर दोगे। इस प्रकार से K1 K2 बहुत ही जल्दी लिखे जा सकते हैं। और अब T1 T2 लिखना है, तो हमने बताया था अंडर रूट लगाओ और पहले हिस्सेदारी लिखो। तो पहले वाले की हिस्सेदारी, L1 की हिस्सेदारी कितनी पार्ट की है, 3 पार्ट की, तो 3 लिखो, और नीचे टोटल पार्ट लिखो इंटू T लिखो। T किस समय का टाइम पीरियड है, उस समय का जब स्प्रिंग को काटा नहीं गया था, और इस T का मान 2 अंडर रूट m बाई K, और T1 इतना होगा, ठीक है ना। T की जगह पर वो लिख के अपना बड़ा आंसर भी बना सकते हो। और अब T2 की को लिखो तो अंडर रूट लगाओ, L2 की हिस्सेदारी बोलो 5, तो 5 लिखो, टोटल पार्ट्स बोलो 8, हाँ टोटल बोलो, टोटल 8, और T लिखो, और T की जगह पर 2 अंडर रूट m बाई K, यानी कि ये रिजल्ट हुआ अंडर रूट 3/8 और 2 अंडर रूट m बाई K, और ये आंसर हुआ अंडर रूट 5/8 देन 2 अंडर रूट m बाई K, ठीक है ना। तो पिछले सवाल में हमने पूरा सोल्यूशन बनाया था और अंत में शॉर्टकट बताए थे, और इस सवाल में हमने सीधे सीधे शॉर्टकट मेथड से K1 K2 और शॉर्टकट मेथड से T1 और T2 लिखने की प्रैक्टिस कराई है। इसको ठीक से समझिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए जरा, प्रॉब्लम ये है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एक स्प्रिंग को अटैच किया गया, और अटैच करने के बाद इसमें एक मास रखा गया। ये मास 6 kg का है, ठीक है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 600 दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, हाँ इसके m और 6 kg के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन है, और ये 6 kg, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर फ्रिक्शन है, और टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर, ठीक है ना। ये कर लिया। हमारा क्वेश्चन है कि m बताइए, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और अगला मेरा क्वेश्चन है कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, नहीं जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, स्लिप ना हो, बस स्लिप होने ही वाला हो, उसके लिए यहाँ पर कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले तो हम लोग मास कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और दोनों ब्लॉक एक साथ हैं, फिसल नहीं रहे हैं, बल्कि m 6 kg के साथ ही अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। ये इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल वहीं की वहीं है, बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, दोनों एक साथ हैं। तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के, 2 अंडर रूट m बाई के, तो m की जगह पर तो 6 प्लस m आएगा, क्योंकि टोटल मास लिया जाएगा 6 और हम दोनों को लिया जाएगा, और बाई के की जगह पर होगा 600, ठीक है ना। टाइम पीरियड 0.75 है, ये 2 अंडर रूट 6 प्लस m बाई 600। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने दो स्क्वायर कर दिया, तो ये 0.56 हो जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर 6 प्लस m
बाई 600, ठीक है ना, ये 6 है, 6 प्लस m बाई 600। तो अगर हमें m कैलकुलेट करना है तो वन साइड में ले जाओ, तो 6 प्लस m इज इक्वल टू 0.56 इंटू 600 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 0.14 इंटू 60, तो ये हो गया 84 एंड 0, और डेसिमल यहाँ लग गया। तो m6 प्लस m इज इक्वल टू 8.4 kg, इसलिए m इज इक्वल टू 8.4 माइनस 6 यानी कि 2.4 kg, ठीक है। ये तो हमारा एक आंसर बड़े आराम से आ गया। अब हमें अब हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। म्यू उस समय बताना है जब ये मास नीचे वाले मास पर जस्ट अबाउट टू स्लिप है। चलिए, तो पहली बात तो ये है कि स्लिपिंग की जो चांसेस हैं वो कहाँ पर हैं, जहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा हो, एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा हो, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर। यानी कि प्रॉब्लम को हम मीन पर नहीं, ये मीन पोजीशन है, ये देखिए ये लाइन जो है वो ये मीन पोजीशन है, और बॉडी इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। तो अब हमें कहाँ पर सोल्यूशन बनाना चाहिए? स्लिपिंग का सवाल हो तो सोल्यूशन कहाँ बनाना चाहिए? जहाँ पर एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा, फोर्स सबसे ज़्यादा, यानी कि एक्सट्रीम पर हमें इक्वेशन बनानी चाहिए। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन भी हमने कौन सी वाली चॉइस की है? राइट साइड वाली। तुम चाहो तो लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम पोजीशन से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो यहाँ पर भी सोल्यूशन बना सकते हो, क्योंकि जब भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, और स्लिप होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलो, तो ये बना दिया नीचे वाला ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है ना, 6 kg वाला ब्लॉक। उसके ऊपर ये बना दिया ऊपर वाला ब्लॉक, और एक्सट्रीम पोजीशन पर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन a0 इधर होगा। जब a0 इधर होगा तो अब हम क्या करें? अब ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो एक्सीलरेटेड फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, इसमें एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेटेड फ्रेम पे रखा हुआ है। तो हम बाहर से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो क्यों ना हम इसी नॉन इनिशियल फ्रेम पर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जैसे ही हम इस पर बैठकर सॉल्व करेंगे तो पहला फोर्स हम लगाएंगे स्यूडो फोर्स, दैट इज़ ma0, और दूसरा फोर्स जो m को इसके साथ इधर लाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और हम इन दोनों को बिल्कुल इक्वल कर देंगे। पहले हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेना चाहिए, उसके बाद इक्वेशन बना लेनी चाहिए। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन a0 इज इक्वल टू होता है a ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। a की वैल्यू 0.05 मिलीमीटर, 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर का मान 10 हो गया, और टी स्क्वायर की वैल्यू 0.56 हो गई। इसको सॉल्व करने पर, तुम इसको सॉल्व करो तो लगभग 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट होके आता है। क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने एक बार किया था, इसलिए ये मुझे याद है, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सीलरेशन a0 की वैल्यू। अब क्योंकि ये ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर जस्ट अबाउट टू स्लिप है, लेकिन स्लिप नहीं हो रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? नहीं, ग्राउंड से सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हम इस नीचे वाले पर बैठकर सॉल्व कर रहे हैं, और नीचे वाला कहेगा कि मेरे ऊपर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक जहाँ है वहीं है, ना बाएं जा रहा है ना दाएं जा रहा है। अच्छा, बाहर वाला क्या कहेगा? बाहर वाला कहेगा मेरे सामने 2 ब्लॉक हैं और दोनों मीन के अंदर जा रहे हैं, फिर मीन पर आ रहे हैं, फिर मीन से बाहर जा रहे हैं, फिर मीन पर आ रहे हैं, फिर मीन से अंदर जा रहे हैं, फिर मीन पर आ रहे हैं, फिर मीन से बाहर जा रहे हैं। यानी कि बाहर वाला कहेगा कि मेरे सामने 2 ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, जबकि ये जो यहाँ बैठा है वो कहेगा कि मेरे सामने एक ब्लॉक है, मेरे ऊपर एक ब्लॉक है, और ब्लॉक जहाँ है वहीं है, कहीं नहीं जा रहा है। और इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन बनाएगा वो लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन बनेगी। इसके द्वारा फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि इसको ये ब्लॉक ना दाएं जाता हुआ ना बाएं जाता हुआ दिखेगा, ना दाएं जाता हुआ दिखेगा, इसको ये ब्लॉक एसएचएम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि रुका हुआ नज़र आएगा, इसलिए लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। ये होता है म्यू एन इज इक्वल टू ma0, और म्यू एन इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू ma0, m से m कैंसिल हो गया, और म्यू की वैल्यू आ गई a0
बाई जी, और ए नॉट यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ 3.5 और जी की वैल्यू 10 यानी कि 0.35 म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.35, ठीक है ना। क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा है। हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठकर प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व किया? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। बस एक काम करना पड़ता है, ट्रॉली के एक्सीलरेशन के अपोजिट स्यूडो लगाना पड़ता है। स्यूडो लगा दीजिए, फिर बाकी फोर्सेस जैसे लगते हैं वैसे वो लगा दीजिए। ये कौन लगा रहा है? ये जो सॉल्व कर रहा है वो लगा रहा है, ध्यान रखना। ये पर्सन जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अंदर बैठकर, वो ये सारे फोर्सेस लगा रहा है, और इसको जैसा दिख रहा है वैसे इक्वेशन ये बना रहा है। इसको ये दिख रहा है कि मेरे ऊपर एक ब्लॉक है जो एसएचएम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल जहाँ है वहीं है, ना लेफ़्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, रुका हुआ नज़र आ रहा है। और रुका हुआ नज़र आ रहा है तो लेफ़्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, बैलेंसिंग करेंगे और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में कोई बॉडी, एक सेकेंड, इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है। ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। बॉडी का मास m है, यहाँ पर ज़बरदस्त फ्रिक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राउंड ये है, और ये जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, ये इसका मीन पोजीशन ये हो गया, और ये राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अच्छा, एक बात और, जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सवाल में ओमेगा दी हुई है, ठीक है ना। और हमें एम्पलीट्यूड ए पता लगाना है उस समय जब ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पर जस्ट अबाउट टू स्लिप हो, ठीक है ना। तो जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली प्रॉब्लम को कहाँ सॉल्व करेंगे? मीन पर कि एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम पर। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पर एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा, फोर्स भी सबसे ज़्यादा, एक्सीलरेशन भी सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, और वहीं पर स्लिपिंग के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। मीन पर नेट फोर्स 0 होता है, एक्सीलरेशन 0 होता है, इसलिए मीन पर स्लिप होने के कोई चांस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने डायग्राम बनाया, ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, और ये उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर बनाना, ध्यान रखना। और कौन सा एक्सट्रीम ले लिया हमने? राइट एक्सट्रीम ले लिया। तुम चाहो तो लेफ्ट एक्सट्रीम भी ले सकते हो, हमने राइट तरफ का एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया। जब ये सबसे राइट में होगा तो एक्सीलरेशन मीन की तरफ यानी कि इधर होगा। हम ने देखा कि अरे यार ये बॉडी तो एक्सीलरेटेड फ्रेम पर बैठी हुई है, एक्सीलरेटेड फ्रेम पर है, तो हमने बाहर से प्रॉब्लम लगाने की सोची। फिर हमने कहा नहीं चलो यार अंदर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अंदर बैठा है और अंदर बैठते ही हमने पहला फोर्स लगाया स्यूडो फोर्स ma0, जो ट्रॉली के एक्सीलरेशन, प्लेटफॉर्म के एक्सीलरेशन के अपोजिट होगा। फिर दूसरा फोर्स फ्रिक्शन, जो कि ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक के साथ लाने की कोशिश करता रहेगा, और क्योंकि ये कहेगा कि ये रुका हुआ है इसलिए ये लेफ़्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स की इक्वेशन बनाएगा, यानी कि Fs इज इक्वल टू ma0, और Fs मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n इज इक्वल टू ma0, और n इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन, जो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, ठीक है ना। ये है नॉर्मल रिएक्शन। mg ma0, m से m कैंसिल, तो म्यू जी इज इक्वल टू m कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। a0 की वैल्यू क्या होती है? a ओमेगा स्क्वायर, इसलिए एम्पलीट्यूड शुड बी म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इस एम्पलीट्यूड पर वो ऑक्सीलेशन करेगा तो जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, इससे कम एम्पलीट्यूड पर ऑक्सीलेशन करेगा तो बहुत आराम से बैठकर एसएचएम होगा, कोई जस्ट अबाउट टू स्लिप नहीं होगी। लेकिन अगर ए का मान इससे ज़्यादा हो गया, इफ़ ए ग्रेटर देन
म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, देन स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत स्लिपिंग गेट स्टार्ट, यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको देखो, फिर अगली प्रॉब्लम डिस्कस करें। अभी जो प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कस की थी, अब उसी प्रॉब्लम को हम लोग वर्टिकल में लेकर जाएंगे। वर्टिकल पोजीशन में हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है नीचे, और इस प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का मास m है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म y डायरेक्शन में ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि इस एम्पलीट्यूड का मान क्या होगा अगर ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पर जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट हो, जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट। देखिए, कभी कॉन्टैक्ट कहाँ छूट सकता है? ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म है और ये इस पर रखी हुई बॉडी है। ठीक है ना। तो जब बॉडी मीन से ऊपर जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, और तब उस पॉइंट से अचानक झटके के साथ नीचे आएगी, और वहीं पर कॉन्टैक्ट छूटने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। लोअर एक्सट्रीम पर जब आएगी तो रुकेगी और ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो और पकड़ बनेगी, छूटने का कोई चांस नहीं होगा। तो यानी कि कॉन्टैक्ट कहाँ छूट सकता है? मीन पर कतई नहीं। लोअर एक्सट्रीम पर पहुंचकर जब ऊपर आएगी बॉडी तो ये दोनों और सप्रेस करेंगे और पकड़ बनेगी। लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा और रुकेगा और झटके के साथ नीचे आएगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होगा, डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड जब आएगा तब हो सकता है कि कॉन्टैक्ट छूटने के चांस बने। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को भी एक्सट्रीम पर सॉल्व करेंगे। और कौन सी एक्सट्रीम पर सॉल्व करेंगे? कौन सी एक्सट्रीम पर सॉल्व करेंगे? हम लोग अपर एक्सट्रीम पर सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम लोअर एक्सट्रीम पर सॉल्व नहीं होगा। जैसे हॉरिजॉन्टल में हमने अभी दो प्रॉब्लम डिस्कस की, तो हमने कहा कि चाहे तुम राइट एक्सट्रीम पर सॉल्व कर लो और चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम पर सॉल्व कर लो। ठीक है ना। लेकिन अगर वर्टिकल मोशन की बात है और जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट की बात है, तो मीन पर नहीं, लोअर एक्सट्रीम पर नहीं, बल्कि हम क्वेश्चन को अपर एक्सट्रीम पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अपर एक्सट्रीम पर हमने प्लेटफॉर्म बना दिया। जब प्लेटफॉर्म अपर एक्सट्रीम पर होगा तो उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, ए नॉट। और क्या मीन, जब प्लेटफॉर्म यहाँ पर होगा, ये प्लेटफॉर्म जब यहाँ पर होगा तो तेज़ी से नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा, तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा। हमें ऊपर वाले ब्लॉक को जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बनानी है। ओके, तो क्योंकि ये ट्रॉली या ब्लॉक, ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सीलरेटेड है, तो हम बाहर से सॉल्व करें। इससे अच्छा है कि हम क्यों ना इसी के अंदर बैठकर सॉल्व करें। और अगर हम अंदर बैठकर सॉल्व करेंगे तो पहला फोर्स तो हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे। ये देखिए स्यूडो फोर्स ma0। स्यूडो फोर्स हमेशा ट्रॉली के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है। उसके बाद हम बाकी फोर्सेस जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, यानी कि इस ब्लॉक का वेट mg। ठीक है ना। और ब्लॉक क्योंकि प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, इसलिए ब्लॉक प्लेटफॉर्म को एक्शन देगा, तो प्लेटफॉर्म ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये पर्सन कहेगा कि मेरे सामने एक ब्लॉक है जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। नहीं 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 भाई, बाहर से जो बैठ के देख रहा है वो कहेगा कि ये दोनों सिस्टम, यानी कि प्लेटफॉर्म और मास बार बार ऊपर जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मीन पे आ रहे हैं। लेकिन जो इसी जगह पर बैठ जाएगा वो कहेगा कि मेरे सामने एक ब्लॉक है जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जहाँ बैठा है, जहाँ रखा है वहीं पे रखा है, यानी कि वो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। और रेस्ट में दिखने की वजह से ये इक्वेशन जो बनाएगा वो फोर्स बैलेंसिंग की बनाएगा, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। जब कॉन्टैक्ट छूटने ही वाला होगा एट जस्ट अबाउट टू लीव द कॉन्टैक्ट की पोजीशन पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। अरे भैया, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स से समझते क्यों नहीं हो? नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जब कॉन्टैक्ट छूटने ही वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन को हम उस समय 0 करेंगे। तो जब नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर देंगे तो n 0 हो जाएगा, तो ma0 इज इक्वल टू mg। मास से मास कैंसिल कर दो, और a0 मैक्सिमम एक्सीलरेशन
ए नॉट क्या होता है मालूम है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ SHM बॉडी, जो कि a ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये g हो गया। इस प्रकार से a की वैल्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर। इन रिजल्ट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सॉल्व करने का तरीका भी ध्यान रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ब्लॉक किसी एक्सीलरेटेड प्लेटफॉर्म पर हो तो प्रॉब्लम को बाहर से सॉल्व करना, ग्राउंड से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसको रिवाइज करो, फिर अगली प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात आपको और बता दें, जल्दी से ध्यान से देखना ज़रा, कि कभी कभी स्प्रिंग्स मिक्स कॉम्बिनेशन में भी होती हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग है और इसमें एक मास लगाया गया, ठीक है ना, ये ब्लॉक लगाया गया, और इसी के सिमेट्री में एक दूसरी स्प्रिंग है, इसमें इसको भी यहाँ पे बांध दिया गया और मास लगा दिया, और एक तीसरी स्प्रिंग भी यहाँ पे इस प्रकार से है और इसको यहाँ पे बांध दिया गया। ये तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट फार्मूला बना दिया है। ये एंगल देख लिया करो, हाँ ये वाला एंगल, ये स्प्रिंग का ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, और ये लाइन हो गया, और यहाँ पे एंगल ले लो। अगर ये एंगल थीटा सिमेट्री होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ऐसे में के इफेक्टिव की वैल्यू तैयार कर लो। के इफेक्टिव इज इक्वल टू K 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये करके तुम इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। थीटा में गलती मत करना। मान लो पूरा एंगल 90 दिया है तो थीटा 45 होगा, मान लो पूरा एंगल 120 दिया है तो थीटा आधा होगा, यानी कि 60 होगा। ये बस ये गलती मत करना, और कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में नहीं है। जैसे कहा जाता है कि एक स्प्रिंग है, ये देखो, ठीक है ना, बात को समझो। कोई चीज़ बताई जाती है, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो बात बन नहीं पाएगी। ये हो गया, और तीसरी स्प्रिंग यहाँ से इस प्रकार से लगाई गई, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, ठीक है ना। और ये तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है ना। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो स्प्रिंग है ये बिल्कुल सिमेट्री में है, यानी कि 45, और ये एंगल भी 45 बिल्कुल सिमेट्री में है। मतलब ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। ये आर्टिकल के फॉर्म में है और ये प्रॉब्लम के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, इसको हम हटा देते हैं। ये तो हमने इसलिए बताया था कि तुम ये जान जाओ कि सिमेट्री है, जैसा प्रॉब्लम वो है वैसा ही ये है, ये हटा दिया, ठीक है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना ये है कि इसका हाफ एंगल लेना है, और हाफ एंगल का मतलब ये हुआ 45 और ये हुआ 45, और ये थीटा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ। अभी भी मैं बताया था हाफ एंगल लेना है। अगर ये पूरा 90 है तो तुम्हें सिर्फ उसका हाफ थीटा लेना है, ये वाला, और ये वाला हाफ थीटा लेना है। तो पहले के इफेक्टिव कैलकुलेट करो। के इफेक्टिव इज इक्वल टू K 1 + 2 cos स्क्वायर 45, यानी कि के इफेक्टिव इज इक्वल टू K 1 + 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी K 1 + 1 करोगे और ये हो जाएगा 2K। फाइन। अब टाइम पीरियड लिखने में देरी कैसी हो रही भाई, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। 2π√m बाई के इफेक्टिव, और के इफेक्टिव का मतलब हो गया 2K। 2π√m बाई 2K। इतने सिंपल तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। एक बार अपने मन से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देख लेना। एक स्प्रिंग इस तरीके से, दूसरी स्प्रिंग यहाँ पे कोई मास, और दूसरी स्प्रिंग इस तरीके से, और तीसरी स्प्रिंग बिल्कुल इनके सिमेट्री में, बिल्कुल इनके आधे के अपोजिट यहाँ पर जोड़ी गई है। ये भी K, ये भी K, और ये भी K, और ये पूरा एंगल, फुल एंगल, ये फुल एंगल 120 दिया होगा। जब फुल एंगल 120 दिया होगा तो हाफ एंगल कितना होगा, 60 होगा, और ये हाफ एंगल कितना होगा, 60 होगा, और यही 60 थीटा होगा कि नहीं होगा, ये थीटा ले लोगे। अच्छा, और फिर पहले इस फार्मूले से के इफेक्टिव निकाल लोगे, और के इफेक्टिव आने के बाद टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे और डिस्कस करें ज़रा, कि एक
मान लीजिए कि लिफ्ट है, एस्केलेटर है मान लो, और इस लिफ्ट में, अच्छा ये बताओ, ये सब तो कर लोगे ना कि इसमें कोई गलती करने वाले हो तुम लोग? ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, ओके, और यहाँ पर एक मास है, और फिर यहाँ पर एक तीसरी स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये हो गया। चलो तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम लेते हैं, चलो एक सेकंड के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस बॉडी जो मीन पोजीशन पर, इसके एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो क्या ये तुम जो जान रहे हो कि ऊपर वाले ये दोनों पैरेलल में हैं, ओके, तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों का जो के इफेक्टिव होगा वो k प्लस के मतलब 2k होगा, यानी कि ऊपर वाला सिस्टम ये हो गया और नीचे वाला सिस्टम ये हो गया, ये 2k वाली और ये k वाली, ठीक है ना। और अब बताओ कि ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज़ में है? ये दोनों पैरेलल में है कि सीरीज़ में है? कोई कह रहा है सीरीज़ में है, बिल्कुल गलत बात है, ये पैरेलल में है। पैरेलल की पहचान क्या होती है कि दोनों स्प्रिंग के एक एक सिरे फिक्स हों, देखो एक एक सिरे फिक्स हों, और दूसरे सिरे कॉमन बॉडी पे लगे हों, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल में हैं। तो ये दोनों भी अगर पैरेलल में हैं तो इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा 2k प्लस के मतलब 3k। तो आप टाइम पीरियड लिखो भाई, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इफेक्टिव, और m बाई के इफेक्टिव मतलब 3k। तो इस प्रकार की बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम भी कभी के एग्जाम में आती हैं, इन सबको भी तैयार करके चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, हमारा क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और उसमें एक स्प्रिंग लगी है और स्प्रिंग में एक बॉडी लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि अचानक लिफ्ट रुक गई, अचानक लिफ्ट रुक गई तो इसके एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है। देखिए ध्यान से सुनिए, लिफ्ट v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, इसके साथ स्प्रिंग और ब्लॉक भी आराम से v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था। अचानक लिफ्ट रुक गई, ये अपनी मीन पोजीशन पर है, अचानक लिफ्ट रुक गई। जब लिफ्ट रुक गई तो ये तो रुक नहीं जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ तब भी चलता रहेगा इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से, और जैसे ही लिफ्ट रुकेगी तब इसकी वेलोसिटी v0 होगी और यही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यही इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और अब जैसे जैसे स्प्रिंग दबेगी वेलोसिटी कम होती जाएगी और ये यहाँ रुकेगा, और रुकने के बाद फिर से बैक मारेगा और इस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और हमें उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखनी है। तो मीन पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो v0 के बराबर होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी v0 हमेशा a ओमेगा होता है कि नहीं होता, इज इक्वल टू v0, और एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू आ गया v0 बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू तुमको हमने बताई थी अंडर रूट k बाई m, यानी कि एम्पलीट्यूड आ गया v0 अंडर रूट m बाई k। एम्पलीट्यूड जब आ गया तो अब इक्वेशन लिखने में क्या दिक्कत है? इक्वेशन क्योंकि बॉडी मीन के अबाउट एसएचएम करेगी और उसकी स्टार्टिंग मीन से ही होगी, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t इक्वेशन बनेगी। साइन बनेगी कि कॉस बनेगी भाई, जल्दी बताओ। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लिफ्ट के साथ स्प्रिंग और ब्लॉक भी ऊपर जा रहा था, अचानक लिफ्ट रुक गई तो ब्लॉक अपनी पोजीशन पर था और वो इस समय वो v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, यही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे स्प्रिंग दबेगी ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहाँ तक जाके ब्लॉक रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर बैक मारेगा। इस प्रकार से वो मीन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है ना। और हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीन से स्टार्ट हुआ, इसलिए इक्वेशन साइन की होगी। अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन कॉस की होती है, अगर मोशन मीन से स्टार्ट होता है तो इक्वेशन साइन में बनती है। और अब इसको क्या तुम आगे नहीं लिख पाओगे? ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v0 अंडर रूट m बाई k, आगे साइन, और स्प्रिंग के मामले में ओमेगा का मान तुमको बता चुके हैं अंडर रूट k बाई m, और साथ में t हो गया। ये हो गई इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में ये होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो कि साइन में होगी, कॉस में नहीं होगी। ये सब तैयार करिए, फिर आगे अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे।